नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो रेलवे स्टॉक्स आज भागे हैं ना गाइस। किसी ने 10% जंप दिखाया, किसी ने 12% जंप दिखाया। मतलब जंप दिखाने में कोई पीछे नहीं था, चाहे वो यहाँ पे IRFC हो, इरकॉन हो, IRCTC हो। इरकॉन तो मैंने बोला ही, एंड बाकी RVNL हो। मतलब जितने शेयर्स हैं रेलवे से रिलेटेड वो एकदम अपर सर्किट लगाते हुए नज़र आए हैं। 10%, कोई 12%, इवन उससे ज़्यादा भी कोई कोई शेयर भागे हुए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, और ये इफ़ेक्ट जो हुआ है इससे एक चीज़ तो समझ आता है, और वो आता क्या है, वो ये समझ आता है कि कैसे सरकार के एक ऐलान से शेयर्स जंप करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि अगर रेलवे को लेकर के कोई अनाउंस होता है, बजट में कुछ अच्छा मिलता है, तो डेफिनेटली रेलवे शेयर्स रॉकेट बनने वाले हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे, मतलब इस डिसीजन से तो यही पता चल रहा है। जैसे अभी टिकट का आप प्राइस हाइक हुआ, तो आप कह सकते हो कि वो बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेलवे शेयर्स दनादन भागने लगे। अभी तो बजट में प्लान जो चलेगा वो तो चलेगा ही, एंड इस बीच अगर ऐसा खबर निकल के आया, मैं आगे बात करता हूँ उसके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस में आप बात करोगे तो अभी रैली बाकी है। कुछ डिफेंस स्टॉक आपको वैसे भी भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक भागते हैं बहुत सारे तरीके से। अब आज के इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, एंड अगर आप सीख के निवेश करोगे तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप उसे उसी नज़रिए से देखना। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है हमारे साइड से। चलिए, क्योंकि यहाँ बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को, एंड मोदी जी पूरे प्लान में जुटे हुए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, मैं थोड़ा मिलीमीटर आगे ही बढ़ूँ कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ न्यूज़ पे मैं आगे बढ़ूँगा। पहले मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ आज रेलवे स्टॉक और काफ़ी सारे PSU कंपनीज़ के ऊपर चर्चा होने वाला है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर भी चर्चा होगा, एंड बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, तो निफ्टी 50 आज रुलाया है, लेकिन पर्सनली मेरी बात करें आप, तो मुझे तो थोड़ा हंसा के गया, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे। वैसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कोई झूठ भी बोल सकता है, बट ऐसा है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर IRFC का कुछ शेयर खरीदा है, जिसकी वजह से आज मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 10% सिर्फ IRFC है हमारे पोर्टफोलियो में। उस शेयर को बाई करने के लिए नहीं बोल रहा आपको मैं, लेकिन मैं कुछ आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा। बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो निफ्टी 50 नीचे नज़र आया है। बाकी भी सेक्टर्स को देखते हैं, कौन कौन से सेक्टर के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत होता है निफ्टी 50 हमने चर्चा कर लिया है। हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट 50 के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हो आप, ऑलमोस्ट फ्लैट। कुछ खास नज़र नहीं आया है। कुछ शेयर्स एकदम अजीब तरीके से बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल था माहौल। बाकी ठीक है, चलिए। बाकी फाइनेंस को देखेंगे तो यहाँ पे 0.49, मतलब आधा आप कह सकते हो, यहाँ पे नीचे था। 0.49 से फ़र्क तो पड़ा है फाइनेंस के ऊपर, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे वो जियो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी फाइनेंस हो, बजाज। अच्छा, वो भी फाइनेंस सेक्टर सही है, बट मैंने पूरे सेक्टर की बात की कि यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला है। यहाँ आप देखेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट देखने को मिला है। और वहीं यहाँ पे निफ्टी 100 की बात करें, 0.32 से ये भी नीचे गिरता हुआ नज़र आया है। मतलब कुछ खास निफ्टी में हरियाली था नहीं। मिड कैप की बात करें 0.23 से यहाँ पे लगभग ये भी नीचे था। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट, मज़ा नहीं आया। कुछ ग्रीन, कुछ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ मतलब इसमें स्मॉल कैप के 100 कंपनीज़ है, तो कुछ आपको ग्रीन में नज़र आए हैं, कुछ गिरते हुए नज़र आए। तो ऑलमोस्ट टोटल का मिला के एवरेज ये हाल है। निफ्टी ऑटो की बात करें, भाई ऑटो के अंदर आज दबाव था ज़रूर, एंड वो आपको देखने को मिला है 0.52 से। एंड बाकी FMCG की बात करें तो FMCG ऑलमोस्ट फ्लैट। एंड यहाँ IT की बात करें तो IT 1% गिरा हुआ है, जिसमें मैं खास करके आप कोफोर्ज का हालत क्यों ऐसा हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, और उसके बारे में भी आपको बता देंगे कि कोफोर्ज के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रहा है। फंड रेजिंग को लेकर डेफिनेटली है कि वो नया कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भैया यहाँ पे फंड रेज करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, वो कैश में होगा या क्या होगा वो तो आगे पता चल पाएगा। चलिए, निफ्टी IT की बात करें तो वहाँ पे दबाव देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की। देखिए, आज टाटा मोटर के अंदर गजब खेल देखने को मिला। खेल तो चल रहा है ना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे
तो ये शेयर 354 के रेट से डायरेक्टली 360। जिस तरीके से आज इन्वेस्टर्स इनके नाराज़ थे, यहाँ जो आप माहौल देख रहे हो, यहाँ जो जिस तरीके से नाराज़गी नज़र आ रही थी यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से आप कह सकते हो कि हरियाली नज़र आ गई। 10 बजे से लेकर के जो गिरावट नज़र आई थी वो ऑलमोस्ट भाई साहब सीधा लास्ट में आके आप कह सकते हो हरियाली देखने को मिला। तो कुछ इसके कारण से भी जिनके पोर्टफोलियो में कुछ टाटा मोटर होगा तो उनके इन्हीं कारण से आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा संभला होगा अगर बात करें तो। चलिए आगे, कंपनी अच्छी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, लॉन्ग टर्म पे आपको बेनिफिट दे सकती है। आरवीएनएल से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो प्राइस हाइक हुआ है ना दोस्तों, उसके वजह से हुआ है। एंड वो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो रेलवे मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है गाइस। जो भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स थे आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग रेल विकास निगम जिसे आरवीएनएल बोलते, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एयरकॉन, IRCTC जो टिकटिंग का इनका बिजनेस है, इनको तो डायरेक्टली फ़ायदा है ना, एयरकॉन इंटरनेशनल, जुपिटर वैगन, 12% शेयर्स भागे हैं दोस्तों आज के डेट से। और गवर्नमेंट यहाँ पे रिवाइज़ किए अपने पैसेंजर ट्रेन फेयर्स को, मतलब बढ़ाया है। तो इस इफेक्ट के कारण से आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये सब हुआ है। और ये अपना द मूव मार्क्स द सेकेंड फेयर हाइक इन 2025, सेकेंड, समझ रहे हो आप। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली रेलवे ऑपरेशंस को लेकर के इनका तो यही कहना है कि जो इनका एम है ये बैलेंस कर सके, जो अफोर्डेबल हो सके पैसेंजर्स के लिए विथ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेलवे ऑपरेशंस। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ उसी के कारण से आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला है कि काफ़ी सारे रेलवे से रिलेटेड शेयर्स आपको आज 10% भागते हुए नजर आए। IRFC लगभग 10% भागा है आज। और याद करना आप लोग कि जब ये शेयर गिरा हुआ था यहाँ पे कोई इसके साथ खड़ा नहीं था, 109 पे आया था, ये 109 पे आया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ होने जा रहा है। अभी 1.5 लाख करोड़ था, अब देखो 2 लाख करोड़ होने जा रहा है, ठीक है, पौने दो हो चुका है। तो यहाँ पे आप थोड़ा इंतज़ार करना दोस्तों। बावन वीक में आप देख सकते हो 108 हो चुका है। तो 108 पे 109 पे ये शेयर आया था और वहाँ सारे एनालिस्ट आके बोल रहे थे भैया खरीदना मत, लेकिन खैर यहाँ आप देख सकते हैं जिसने खरीदा है लगभग 18% 18 से 20% यहाँ प्रॉफिट हुआ है। जिन्होंने खरीदा है 111-12 के रेट से 18-19% का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। चलिए, तो बेसिकली ये शेयर्स आज बहुत जंप किए हैं। आरवीएनएल तो 12% आज भागते हुए नज़र आया दोस्तों। एंड अभी देखिए बजट से मैं रेलवे से उम्मीद करूं या ना करूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, इनके अंदर एक्शन तो मुझे लगता है कि बजट से पहले भी आपको नज़र आ सकता है। खबर तो चालू है, पता है आपको, एंड अभी तो खबर आना बाकी भी है। और न्यूज़ पे जो शेयर्स के अंदर हलचल नज़र आएगा वो देख के मज़ा आएगा दोस्तों। तो बेसिकली आप ये सोच लेना कि यहाँ पे हलचल तो होगा न्यूज़ को देखते हुए। तो यहाँ पे अभी डिफेंस को लेकर के होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो पूरा ही लगता है कि हाँ डिफेंस को लेकर के कुछ बेहतर होने वाला है। अब देखते हैं किस तरीके से क्या हो पाता है, बट ठीक है चलिए। तो इन शेयर्स के अंदर हलचल बाकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका बिजनेस भी बढ़िया लगता है मुझे। इनका आप रेवेन्यू देखो कितना बढ़िया ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी भी। और इस गिरावट के, इस मार्केट के इस माहौल में भी इस साल में 35% रिटर्न दिया इस शेयर ने, 5 साल में ज़बरदस्त। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना भाई, बहुत बाकी है अभी स्कोप इसके अंदर। चलिए, तो इसमें HAL को भी इंक्लूड कर लेंगे, HAL को भी इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो का साइज कम हो जाएगा। ट्रेंट जो कि अगेन रिकवरी दिखा रहा है, और अभी एनालिस्ट आ रहे हैं वो बोलने वाले जो 3000 और 2000 पे ये शेयर आने वाला था, वो एनालिस्ट आके अब ये बोल रहे हैं कि ये होने वाला है। देखिए यहाँ जिन्होंने खरीदा था ना वो अच्छे मतलब 5% के समथिंग रिटर्न लेके बैठे हैं, और अभी आज जबकि गिरावट देखने को मिला है। तो कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है कि
यहाँ बहुत कुछ अभी बाकी है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो डेफिनेटली आप ऐसा सोच सकते हो कि सब कुछ बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा, बट प्रॉफिट भी किया है कंपनी, नेट इनकम भी आप देख सकते हो 12% से यहाँ पे बढ़ा है। ये हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर की, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, टेक्सटाइल सेक्टर से, एंड मैं अच्छा मानता हूँ। कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज शेयर आज डिक्लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे लगभग 3.5% से ऊपर, आप 3.25% कह लो, वहाँ यही बोल देते हैं ना, अच्छा लगेगा, तो वो गिरा हुआ है आज। और आप कह सकते हो कि काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, और 5 दिनों में ये शेयर लगभग 10% के करीब गिर चुका है। मतलब हाई जो 2000 के करीब का था, वो अब आके सीधा टूट के 1600 पौने 1700 आप कह सकते हो कि 1674 पे ये शेयर आ चुका है, और बहुत मतलब एक महीने में 10% के करीब ये शेयर गिर चुका है। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़रूर थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना चाहिए। अगर ये दबाव, जैसे कि देखिए दबाव जो होता है वो तुरंत ही रिकवर नहीं होता है दबाव जो देखने को मिलता है कुछ शेयर्स में, कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री के कारण से आप कह सकते हो तुरंत से जंप आ जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कंपनीज के अंदर आपको थोड़ा सा अगर कुछ अलग तरीके से कुछ प्लान होता है ना, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच। फिर गिरावट को अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी में करना है, तो मतलब देखिए 3 से 5% तो पैसा शेयर्स के अंदर डाला कीजिए, दिक्कत वैसे ही नहीं होगा। 30 से 35 शेयर रखा करें आप, 40 भी रख सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है, अलग अलग सेक्टर से रख लेंगे आप, एवरेज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोफोर्ज के अंदर डालना है, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक शेयर खरीद के रख लेंगे भैया अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो एक शेयर खरीद के रख लेंगे। 1 लाख वाले के लिए भी ये समथिंग 1.5% हो गया, 1.5%। तो मान लीजिए 3% डालना है, तो फिर डाल लेंगे, गिरावट होगा तो, है ना। इंतज़ार कर लेने का, इंतज़ार करना अच्छी बात है। अगर ऊपर चला गया तो वाह 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 वाह, नीचे आ गया वाह 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 वाह, ऊपर गया तो वाह वाह। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बढ़िया हुआ है तभी तो ऊपर गया, और अगर वही ट्रैप में फंसा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ठीक है। कंपनी जाहिर सी बात है, जितनी IT कंपनीज है ये भाई USA में बिजनेस करती है। चलिए, तो फंड रेजिंग को लेकर के प्रॉब्लम डेफिनेटली है। अब इन्होंने बोला तो है कि मैं आगे से ऐसे काम के लिए आगे से मैं फंड रेजिंग इस तरीके से नहीं करूँगा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इनका दिस इज़ द सेकेंड फंड रेज कोफोर्ज इज़ लुकिंग एट ओवर द लास्ट 18 मंथ्स। तो यहाँ पे 18 मंथ्स में आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेकेंड फंड रेज है इनका, और इसके कारण से, तो फंड रेजिंग के कारण से यहाँ पे दिक्कत हुआ है। एंड ये बात है दोस्तों। तो बेसिकली इन्होंने डाटा सेंटर के लिए बोला है, यहाँ देख सकते हैं, कोफोर्ज हैज़ नेग्लिजिबल कैश ऑन इट्स बुक and is eyeing 2 billion revenue run rate over the next few quarters during its last analyst meet। पता नहीं कहाँ चला जा रहा है दोस्तों, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। Earlier this week, Coforge informed exchanges that is launch Evolve OPS.ai, a next generation एजेंटिक AI पावर्ड IT ऑपरेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। इसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्म किया इन्होंने, एक्सचेंज वो लॉन्च कर रहे हैं Evolve OPS.ai। AI आप कह सकते हो नेक्स्ट जनरेशन AI है, और ये ऑपरेशंस को जो है वो स्मूथ बनाएंगे, और इससे रेवेन्यू भी, ये जो रेवेन्यू से जो प्रॉफिट है वो कमा पाएंगे। देखिए यहाँ आप डिटेल में पढ़ लेना। Earlier this week, Coforge informed exchanges that is launch Evolve OPS.ai, a next generation agentic AI powered IT operation management platform. It is designed to empower enterprises to prepare for an AI first era, leveraging purpose build hybrid cloud architecture and agentic operations for agility and resilience and transformation powered by advanced agentic AI agents. Evolve AI deliver end-to-end autonomous operations across the life cycle of enterprise system running on a hybrid cloud ecosystem।
और वहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि वो इस तरीके से सेकंड फंड जो रेस किया इन्होंने, फंड रेस प्लानिंग कर रहे हैं, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण से आप कह सकते हो कंपनी अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा कमा लेती है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी आप देख सकते हो ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ठीक है थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि इसमें परसिस्टेंट भी है, कोफोर्ज भी है, TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, विप्रो है, कितने सारे हैं, टेक महिंद्रा है, तो बहुत सारे ये IT स्टॉक्स हैं, तो आप नजर थोड़ा रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। तो फंड रेजिंग को लेकर की प्रॉब्लम है, जो कि ये फंड रेजिंग कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर तो जाहिर सी बात है भाई साहब, यूज़ तो है ही, एंड यहाँ इसके कारण से आप कह सकते हो कि यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर ने आज लगभग 9% का अपर सर्किट दिखा दिया, और अपर सर्किट देख के कहीं भागना नहीं चाहिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया खास करके तो। बट ठीक है, इसके पीछे रीज़न जान लेते हैं थोड़ा। मेटल स्पेस से तो नो डाउट ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ठीक ठाक यहाँ पे, हालांकि जो M6 है, M6 भी यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है, तो चमक तो कॉपर के अंदर है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे IRCTC वो टिकटिंग को लेकर के जैसे सी बात मैंने बात कर लिया है। डिफेंस में मझगांव के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जहाँ से मैंने बोला था जो गिरावट देखने को मिला था, मतलब एक महीने की बात करें तो यहाँ पे गिरावट जो था वो 2356, 2358 ऐसे चल रहा था ना, वहाँ से तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाया है, और लगभग 7-8%, 9% तक रिटर्न मिला है वहाँ से, जो भी नीचे का लेवल दिखाया था वहाँ से। और मज़े की बात कि एक शेयर हमने बाई कर लिया था दोस्तों, ठीक है, अच्छी कंपनी लगती है और बढ़िया पैसा कमा के दिया। इस साल की बात करें तो अच्छा पैसा कमा के तो दिया ही है, और एक साल में तो कुछ खास नहीं थे, 5 साल में बढ़िया रिटर्न कमा के दिया। कारण ऐसे ही नहीं भाई, यहाँ पे अभी इनमें बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, आप कह सकते हो ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी ठीक लगती है। बाकी HAL तो मैंने डिफेंस को लेकर के बोला है कि ये सब चर्चा में अभी है, सिर्फ बिल्डिंग को लेकर के, या डिफेंस में आप एयरक्राफ्ट्स में काम करती कंपनी यहाँ पे हो गया, वहाँ पे आप रेलवे में जा रहे हो, तो ये सब बजट के टाइम पर डेफिनेटली आपको ज़्यादा शोर शराबा इसके अंदर देखने को मिलेगा। कंपनी अच्छी है, गिरावट पे 5500 का हाई लगा के रखी है, मोनोपोली है इनका। रुपीज़ की हालत आप देख सकते हो किस तरीके से है, मतलब फिर से अगेन अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 90 का लेवल टच करते हुए। बाकी ये गलत सिग्नल है, सिल्वर वाले तो चांदी होंगे, 142 पे सोना जा चुका है, तो सोना जिनके पास है उनके लिए तो अच्छी बात है, एंड जिसने निवेश किया है गोल्ड में तो वो तो चांदी है उनका, और सोना चांदी इसलिए क्योंकि सोने से गोल्ड से ज़्यादा स्पीड से चांदी भाग रहा है, जो कि आप रेट देख सकते हैं 240 हो चुका भाई साहब, 233, 234, 240 हो गया। चले कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भागते हुए नज़र आ रहा है सिल्वर तो, एंड जिसने निवेश किया है वहाँ ETFs खरीद सकते हैं आप वहाँ पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम भी थोड़ा स्मूथ बात कर पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर हो रहा है, क्योंकि वो आप कह सकते हो जब फर्स्ट टाइम आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो जैसे न्यूज़ पढ़ते हो ना वैसे पढ़ना पड़ रहा है, तो पहले से थोड़ा पढ़ के रख ले तो और बेहतर होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से बता पाएंगे। एक बात और, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से थोड़ा काम करना चाहिए, तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से थोड़ा पढ़ लूँ तो डेफिनेटली मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आप समझा पाऊँगा ऐसा नहीं है, बट पहले से समझ लूँगा तो वो एक कॉन्सेप्ट बनाने में क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करके मोटिवेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गलती मानना चाहिए, आप नहीं है वो।